हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानव मेंटोर। और आज हम देखने वाले हैं पार्ट 14 ऑफ ट्रूली इमॉर्टल। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स गो। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि वो जो आई पीपल होती है, यानी कि वो जो सुपर नेचुरल एंटिटी होती है, वो फंक्शन के माइंड को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर घुसती है। पर जैसे ही वो उसके माइंड के अंदर घुसती है, वो ये देखती है कि फांक्शे का जो दिमाग है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा पल्यूट हो चुका है पेन एंड ऑल की वजह से कि उस एंटिटी को कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है अब बाहर निकलने के लिए। तभी फांक्शे बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पेन कैसा फील करता है। और हम देखते हैं कि फांक्शे एकदम मुस्कुरा रहा होता है, और वो जो प्यूपिल एंटिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है। वो चिल्लाने लगती है नहीं, एंड फिर फांक्शे का जो दिमाग है वो उसको डिवावर कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि फांक्शे जो है वो ये बोल रहा होता है कि लिन जियांग जो है वो मर चुका है, और अब मैं हूँ इस ब्लड प्यूपिल का मास्टर। एंड जब फांग अपनी आंखें खोलता है, हम उसकी आंखों में एक चक्रा जैसा कुछ देखते हैं जिसमें पावर एंड ऑल है। फिर हमें उसकी एबिलिटी बताई जाती है, ब्लड प्यूपिल। इसकी एबिलिटी ये है कि ये कॉज करता है स्पिरिचुअल इम्पैक्ट जब भी आई कांटेक्ट होगा, एक ऐसा काइंड जो मेंटल पोल्यूशन कर देता है। यानी कि अगर हम इसे आसानी से बोलने जाए तो जो भी इसकी आंखों में देखेगा वो मारा जाएगा। उसके बाद फांगशो की जो आंखें हैं वो नॉर्मल होने लग जाती है। एंड हमें ये भी बताया जाता है, यानी कि कोई भी अगर फांगशो के साथ आई कांटेक्ट करेगा तो वो हेलुसिनेशन में चला जाएगा। तभी फांगशो बोलता है कि क्या ये इसलिए हो सकता है कि लिंजियांग जो है वो म्यूटेट हो गया था। उसका जो स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू था वो एडवांस कर गया उसे सेकेंड ईयर स्पिरिट मास्टर में, जिसकी वजह से जो ब्लड प्यूल की एबिलिटी थी वो म्यूटेट हो गई और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। फांगशो का जो स्पिरिचुअल एनर्जी था वो 5% हो चुका है। क्या ये इसलिए हो सकता है कि वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी। इन सब के सब उस ब्लड पीपल में रश कर गए, जो मैंने पूरे तरीके से अब्जॉर्व कर ली है। अगर ये केस है और मैं और ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ डिवावर करने के बाद ऐसे एंटिटीज़ को, एंड मैं और ज़्यादा एन्जॉय कर सकता हूँ सुपर नेचुरल एंटिटीज़ को मारने में। एंड ये सोचते सोचते वो मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो अचानक से ये सोचने लगता है कि आखिर एग्जैक्टली मैं कैसे डिवावर करूँगा स्पिरिचुअल एनर्जी को। इस बार तो मैं लकी था क्योंकि लिन जियांग जो है वो सुपर नेचुरल एंटिटी में कन्वर्ट होने लगा था, और उसने खुद से ही अपनी बॉडी को अबांडन कर दिया था। यानी कि उसकी जो फिजिकल बॉडी है उसको अबांडन करके वो मेरे दिमाग में घुसना चाहता था। और ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो फ्यूचर में नहीं भी आ सकते हैं। तभी फांग जो है उसका दिमाग स्ट्राइक करता है कि हाँ, जो हमारी जो कन्वर्सेशन थी, यानी कि लिन और मेरी जो कन्वर्सेशन थी पहले की, वो कुछ ऐसी थी कि जो ब्लैक स्पेड्स हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। फ्लैश जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, और जो सुपर नेचुरल है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, और मैंने ऑलरेडी अपना दिमाग बना लिया है। तभी लिन जो है वो फांगशो को ये पास में बोल चुका रहता है कि फांगशो, मैं तुम्हारी बॉडी को इम्प्रिजन करके रखूँगा, और तुम्हारा जो कॉन्शियसनेस है उसे हमेशा दबा के रहूँगा इस बॉडी में ही हमेशा के लिए, और तुम इटर्निटी तक ऐसे ही सफ़र करोगे। ये सब चीज़ें जब फांगशो सोच रहा होता है वो ये बोलता है कि परहैप्स ब्लैक स्पेड जो है उसने बहुत ही ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इन सब चीज़ों को लेके। एंड ये सब सोचने के बाद फांग क्या करता है कि वो जो श्रेडर होता है जो उसने ठीक किया था उसमें लिन की बॉडी को डाल देता है। एंड बहुत सारे, क्योंकि उसकी बॉडी कट रही है तो बहुत ऐसे खून के स्प्लैशेस जो है वो फांग के कपड़े वपड़े में लग रहे होते हैं। तभी फंग ये सोच रहा होता है कि ऑल्दो मुझे नहीं पता है कि ये कौन है, मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस रिज़ल्ट से, लेकिन मुझे थैंक करना चाहिए इसे अगर मुझे कभी भी मौका मिला तो। एंड तभी लिन की जो फ्लैशेस एंड ऑल है वो इधर उधर गिरे हुए होते हैं और वहाँ पर डॉग्स आ रखे होते हैं उसे खाने के लिए। तभी फांग जो है वो बैठ के बोलता है कि एस फॉर जो ब्रॉन्ज कैंडल स्टिक है और जो क्लब है उसका प्रेसिडेंट डेफिनेटली लोगों को भेजेगा रिवेंज सीख करने के लिए। मुझे जल्दी से जल्दी और एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी उन सबको मारने के लिए, और ये जो फ्यूचर जो आगे बनने वाला है जो मेरे अगेंस्ट में बन सकता है उसे भी ख़त्म करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि फांग जो है वो लिन के जैकेट से कुछ एक निकालता है, एंड ये सोच रहा होता है कि ह्यूमन रिलेशनशिप जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम होती है। अगर तुम एक इंसान को मारोगे तो तुम्हें उसके बाद पूरे के पूरे एंटायर क्लैन को ख़त्म करना पड़ेगा, वरना लोग तुम्हारे पीछे आते ही रहेंगे। एंड वो लिन के जैकेट से जो कार्ड निकालता है उसमें लिखा हुआ होता है द ब्लैक रोज बार। एंड वो ये सोचता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं डील नहीं कर सकता हूँ ऐसे फोर्सेस के साथ ग्रीन वाइन सिटी में अभी के लिए तो। मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह पे जाना पड़ेगा ताकि मैं कुछ कनेक्शंस ढूंढ सकूँ पहले। एंड फिर सीन कट होता है, एंड हम देखते हैं कि फांग जो है वो उस बार में जा चुका है जो कि है ब्लैक रोज बार। एंड वहाँ पे एंटर करने के बाद वो इधर उधर देखता है, एंड वो वेटर की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ पे एक इंसान जो बैठा हुआ रहता है वो उसे नोटिस करता है, फांग को नोटिस करता है, पर वो कुछ बोलता बोलता नहीं है।
तभी फांग जो है वो वेटर के पास जाता है एंड वेटर उसे बोलता है कि वेलकम टू द ब्लैक रोज बार, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे सर। तभी फांग सीरियस होके अपना मुंह छुपाते हुए, यानी कि उसने हुडी लगाई हुई है, और वो बोलता है कि एक ब्लैक रोज जिसमें 24 पेटल्स हैं। तभी जो वेटर है वो थोड़ा ऐसा शांत होता है और वो ये बोलता है कि आई एम सॉरी सर, हमारे पास उस टाइप का कोई भी ड्रिंक नहीं है। तभी फांग बोलता है कि मैं जो चाहता हूँ वो एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक फ्लावर है। एंड तभी वो जो वेटर है वो समझ जाता है कि ये मार्केट में जाना चाहता है एंड वो उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे इधर तक फॉलो करिए सर। उसके बाद वो लोग लिफ्ट की तरफ जाते हैं एंड वो इसी एक रूम, यानी कि कमरे का ऐसा बेसमेंट जैसा एरिया होता है, उधर पे एंटर करने लगते हैं। तभी जो वेटर है वो उसे बोलता है कि प्लीज़ इसके अंदर चले जाओ सर, तुम्हें कोई ना कोई उधर पे रिसीव कर लेगा। उसके बाद फांग जो है वो अंदर में जाने के बाद वेटर बाहर से दरवाज़ा बंद कर लेता है और फांग जाने लगता है। फांग ये सोचता है कि ये जो जगह है वो क्वाइट हिडन है एंड वो ऐसे ही उस डंजन जैसे जगह में एंटर करने लगता है, वहाँ पे गार्ड्स होते हैं। तभी फांग ये सोचता है कि जो सिक्योरिटी मेजर्स है वो बहुत ज़्यादा बेटर है इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से भी। तभी वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं वो फांग को रोकते हैं और बोलते हैं कि सर प्लीज़ हमें अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाओ। तुम्हें एंटर करने के लिए इस ट्रेडिंग मार्केट में एक रूटीन चेक होता है जो कॉन्फ्लिक्ट्स और एब्सोल्युटली फॉरबिडन एक्ट्स से बचाता है। तो तुम्हें अगर अंदर जाना है तो तुम्हें कार्ड दिखाना पड़ेगा। होप सो आप ये समझ सको। एंड तभी जो फांग है वो अपना हाथ ऐसे ऊपर करता है और वो उन्हें कार्ड दिखा देता है। एंड तभी फांग ये सोच रहा होता है कि इट्स गुड, ये जो बार है इसके ओनली इशू सिर्फ इसके मेंबरशिप कार्ड्स को लेके होता है, और इसका जो मेंबरशिप कार्ड है वो क्वालिफाइड लोगों को ही दिया जाता है, बिना किसी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के कोई भी कार्ड वगैरह देना नहीं चाहेगा। सो क्लीन जियांग का ये जो कार्ड है वो मेरे लिए कम्प्लीटली यूज़लेस नहीं था, और वो भी कम्प्लीटली यूज़लेस तो था नहीं। और सारी ये सब चेकिंग प्रोसीजर्स के बाद वो लोग उसे कार्ड रिटर्न कर देते हैं। उसके बाद फांग जो है वो अंदर जाने लगता है एंड गार्ड्स बोलते हैं कि हैव अ गुड टाइम सर। फिर हम देखते हैं कि फांग एक अलग ही जगह में एंटर कर चुका है एंड वो ये सोच रहा होता है कि जो ग्रीन वाइन सिटी है वहाँ पे 100 से कम स्पिरिट मास्टर्स है, लेकिन फिर भी इस जगह में डजन्स ऑफ स्पिरिट्स मास्टर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेडिंग हॉल है वो क्वाइट पॉपुलर है। एंड तभी वहाँ पे एक लेडी आ रखी होती है जो फांग से पूछती है कि हेलो सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तभी फांग बोलता है कि मुझे किसी को मारना है, एकदम सीरियस फेस बनाते हुए। तभी वो लेडी उसे एक कमरे में लेके जाती है जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं। तभी फांग बोलता है कि कितना प्राइस लगेगा प्रेसिडेंट ऑफ द लाइट क्लब को मारने के लिए। तभी वो लेडी बोलती है कि वो वन ऑफ द बेस्ट एमोंग सेकेंड ईयर स्पिरिट मास्टर्स में आते हैं। एटलीस्ट एक सेकेंड ईयर स्पिरिट मास्टर को मारने के लिए एक और स्पिरिट मास्टर चाहिए होगा जो उसी लेवल का हो। मोरोवर इसका ये मतलब है कि अगर प्रेसिडेंट को मारा गया तो पूरा का पूरा एंटायर लाइट क्लब जो है वो अगेंस्ट में आ जाएगा। सो ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है, जो इंसान लगेंगे, जो मटेरियल रिसोर्सेज लगेंगे वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। तभी फांग जो है वो बोलता है कि आखिर कितना पैसा लगेगा। और वो लेडी बोलती है अगर इस लेवल का एक्सपर्ट चाहिए तो हमें मनी की ज़रूरत नहीं है, बस स्पिरिट कॉइन्स और स्पिरिचुअल मटेरियल्स लगेंगे इक्विवेलेंट वैल्यू पुट करने के लिए। जो रफ एस्टिमेट अमाउंट है वो होगा 5,000 स्पिरिट कॉइन्स। तभी फांग पूछता है कि तो फिर अगर तान गुआंगयान को मारना है लाइट क्लब से तो कितना लगेगा। तो वो लेडी बोलती है ऑल्दो वो एक सेकेंड ईयर स्पिरिट मास्टर नहीं है, वो एक कोर मेंबर है उस क्लब का, तो एटलीस्ट 1,000 स्पिरिट कॉइन्स लगेंगे उसे मारने के लिए। फिर फांग पूछता है कि तो फिर ली जुई को मारने में कितना लगेगा। एंड वो लेडी बोलती है कि ये सस्ता वाला इंसान है, बस 200 स्पिरिट कॉइन्स लगेंगे उसे मारने के लिए। एंड तभी फांग पूछता है कि ओ आखिर ये इतना ज़्यादा चीप क्यों है। एंड तभी वो लेडी बोलती है कि सर तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो बस इन्वॉल्व कर रहा है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस को। अनलेस तुम श्योर हो तो कि तुम किसी को मारना चाहते हो या फिर ली जीवी को मारना चाहते हो तो तुम्हें पे करना पड़ेगा एटलीस्ट एक डिपॉजिट 100 स्पिरिट कॉइन्स का, और या फिर सेपरेटली पे करना पड़ेगा परचेस करने के लिए इंटेलिजेंस। इसीलिए मैं तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तो नहीं दे सकती। तभी फांग जो है वो वहाँ पे पैसे रखता है और बोलता है कि अब मुझे बताओ। एंड उसके बाद वो लेडी बोलती है कि सिंस तुमने प्लेस कर दिया है ऑर्डर को तो लीजी की जो एबिलिटी है वो परसेप्शन बेस्ड है। उसका जो डायरेक्ट कॉम्बैट पावर है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। सो उसको मारने का भी जो प्राइस है वो उतना ज़्यादा हाई नहीं। एडिशनली वो कज़िन है लाइट क्लब के प्रेसिडेंट का। एंड तभी फांग जो है वो एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है कि एक और कजिन, शिट। तभी वो लेडी बोलती है कि क्या तुम अपना ऑर्डर जो है वो कैंसिल करना चाहते हो। अगर तुमने कैंसिल किया तो ये जो
मनी तुमने पुट किया है, यानी कि ये जो डिपॉजिट है वो नॉन रिफंडेबल है। तभी फांग बोलता है कि जो कज़िन है वही है एग्जैक्टली इंसान है जिसे मैं मारना चाहता हूँ। आखिर ये जो एक्शंस है वो कब तक लिए जाएंगे, और क्या होगा अगर ये जो ऑपरेशन है वो फेल हो गया। तभी वो लेडी बोलती है कि जो स्पेसिफिक टाइम है इस ट्रेड सेंटर का वो एक सीक्रेट है, लेकिन और ये जो इन्फॉर्मेशन है मुझे डर है कि मैं तुम्हें इसके बारे में डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, पर हम तुम्हें आंसर दे देंगे 1 हफ्ते में। तुम ये जो ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हो, इसका नाम है किल्ड ऐप, जो तुम फॉलो कर सकते हो रियल टाइम अपडेट्स एंड ट्रैक कर सकते हो अपने ऑर्डर को। जब असैसिनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर कंफर्म करना पड़ेगा। न्यूज़ या फिर एन ऑल चीज़ों को लेके तुम कंफर्म करने के बाद तुम्हें पे करना पड़ेगा जो बाकी का अमाउंट है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि फ़ंग के जो फ़ोन में जो ऐप है उसमें एक मैसेज आ जाता है कि यू हैव अ न्यू किल्ड येट ऑर्डर, इट हैज़ बीन ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड फॉर यू, प्लीज़ चेक। यानी कि वो जो ऑर्डर है अब वो प्लेस हो चुका है। तभी वो जो लेडी है वो ये बोलती है कि सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम ऑफ बिजनेस चलता है। अगर एसेसिनेशन है वो अगर फेल हो जाता है तो वहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं तुम्हारे लिए, जिनमें से तुम्हें एक चूज़ करना पड़ेगा। पहला, हम रिफ़ंड कर देते हैं आधा अमाउंट। दूसरा, कि तुम ज़्यादा पैसे दो और स्ट्रॉन्ग असैसिन्स को चूज़ करो जो तुम्हारा ऑर्डर लेंगे और उस काम को ख़त्म करेंगे। एंड तभी वो लेडी फ़ांग को कुछ सेल्स गारंटीज़ का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देती है। एंड वो बोलती है कि ये जो आफ्टर सेल्स गारंटीज़ है सब रिटन है कॉन्ट्रैक्ट में, ताकि तुम आराम से रह सको। तभी फ़ांग जब उन कॉन्ट्रैक्ट्स को टच करता है वो ये सोचता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो बियर करते हैं पावर सुपरनेचुरल आर्टिफैक्ट का। तभी वो लेडी ये सोच रही होती है कि इतना एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी आर्टिफैक्ट का ऑरा इस इंसान ने भी पॉजेस कर रखा होगा या फिर हैंडल कर रखा होगा ऐसे किसी एक सुपरनेचुरल आर्टिफैक्ट को। वेल, एंड तभी वो लेडी बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा शार्प हो, ये इंश्योर करने के लिए है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी है वो ज़्यादा आउटड्यू ना कर जाए। एंड हमारे पास भी ये फैसिलिटी रहेगा कि हम अपने क्लाइंट को लोकेट कर सके अगर वो फेल कर जाते हैं रिमेनिंग बैलेंस को पे करने के लिए। तभी फांग जो है वो स्माइल करते हुए ये बोलता है कि सो इसमें अगर मैं एक फ़ेक नेम से साइन कर दूँ तो ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। एंड वो एक फ़ेक नेम से उसमें साइन कर देता है। फिर वहाँ से फांग उठ के जाने लगता है। एंड वो लेडी बोलती है कि टेक केयर सर, हम आगे का जो प्रोसीजर है वो सब देखते रहेंगे। हम होप करते हैं कि आप फिर से विज़िट करें हमें। एंड फांग उधर से निकल के चला जाता है। एंड फांग उधर पे एक स्माइल दे रहा होता है। एंड उसकी जो आँखें हैं वो उस ब्लड प्यूपिल वाली हो रखी होती है। वो ये सोच रहा होता है कि नो टेल, यानी कि कोई भी पूँछ नहीं बची है एंड मैं सेफ़ हूँ। 200 स्पिरिट कॉइन्स और एक ब्लाइंड आई, वो भी लाइट क्लब का, ये वर्थ इट था। अगर मेरे पास पैसा रहता तो मैं डायरेक्टली बाय कर लेता प्रेसिडेंट के लाइफ को, पर इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सबसे पहले इन सब चीज़ों को अगर ख़त्म करना है तो बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि अगला दिन आ चुका है एंड वहाँ पे ज़ाओहाओ भी है एंड फांगशो भी है। ज़ाओहाओ फांगशो को बोलता है कि ब्रदर शियो, तुमने सच में जॉइन कर लिया है इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को? मैंने भी जॉइन कर लिया है। तभी फांग बोलता है कि हाँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर का ऑफिस होता है वहाँ पे डायरेक्टर वांग होते हैं और वो ये बोल रहे होते हैं कि जो वर्सनिंग नेशनल सिचुएशंस है सुपरनेचुरल एंटिटीज़ को लेके, यानी कि उनके इन्वेशंस को लेके, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जितने भी हेडक्वार्टर्स है वो फेस कर रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रबल्स, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। कुछ ग्रुप्स जो है और फैमिलीज़ वो सीक्रेटली ट्रेन कर रहे हैं अपने खुद के स्पिरिट मास्टर्स को, और बाकी के जो हैं वो कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉरेन स्पिरिट मास्टर्स के साथ। सो फांगशो जो अपर मैनेजमेंट है उसने डिसाइड किया है कि टेम्पोरेरीली तुम्हें असाइन करेंगे और ट्रेन करेंगे हमारे ही ब्यूरो में। तभी जाओ जो है वो फांग की तरफ देखता है और वो बोलता है कि ग्रेट ब्रदर शिव, तुम्हें ट्रांसफ़र होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि यांग भी है एंड वो फांग के पास जाता है और वो बोलता है कि लिटिल फांग, हम कॉमरेड्स हैं अब, सो फील फ्री कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं अपना बेस्ट दूंगा तुम्हारे लिए वो करने के लिए। तभी डायरेक्टर वांग जो है वो यांगमिंग को ये बोलते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन था ब्लैक स्पेड्स के साथ वो कैसा चल रहा है और वेक्यू की जो इंजरीज है वो अब कैसी हैं। तभी यांग बोलता है कि हमने अनकवर किया है कि जो ब्लैक स्पेड ए है वो बैक किया जा रहा है मैसिव ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसे बोला जाता है पोकर क्लब। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डीपली हिडन है, लाइकली, यानी कि एक लोकल पावर से नहीं चल रही है। इसका जो रूट्स है वो प्रोबेबली एक हेडक्वार्टर है। और एज़ फॉर बेक्यू, उसका जो मेंटल स्टेट है वो अब स्टेबल है, बट फिर भी वो भी हिल नहीं सकता है। तभी वांग जो है वो बोलता है कि अच्छा है, तो फिर कंटिन्यू करो इन्वेस्टिगेशन को, पोवर क्लब को
ढूँढने के लिए और बेक्यू जो है उसे फ़ोकस करना चाहिए अपनी रिकवरी पे, बिना किसी भी चीज़ को लेके दिमाग ख़राब करे हुए इस ब्यूरो में। एंड तभी वांग बोलता है कि फांगशियो और ज़ाओ हाओ, सिंस तुम यहाँ पे नए हो, यानी कि नए स्पिरिट मास्टर्स हो, तो जॉइन करो सबसे पहले ट्रेनिंग को। और वंस ये जो टास्क है कंप्लीट हो जाएंगे तुम दोनों असाइन किए जाओगे। तभी ज़ाओ बोलता है कि यस। एंड फांग चुपचाप वहाँ पे बैठा रहता है। फांग ये सोच रहा होता है कि ब्लैक स्पेड ए जो है वो डिस्गाइज्ड है एज शैडो स्पिरिट्स, और ब्लैक स्पेड के जो है उसके पास नॉलेज है सुपर नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशंस का। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है। मैं वंडर कर रहा हूँ कि आखिर कैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग होंगे उनके पास। मुझे अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी ताकि मैं उनके साथ कांटेक्ट कर सकूँ फ्यूचर में। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ाहा और फांग के जो क्लासेस हैं वो शुरू हो चुके हैं, यानी कि उनकी ट्रेनिंग। सबसे पहला उन्हें थ्योरी क्लास है। तो थ्योरी क्लास में उन्हें एक सुंदर सी लेडी जो है वो कुछ मेथड्स एंड ऑल के बारे में पढ़ा रही होती है। एंड वहाँ पे फांगशु जो है वो सो रखा होता है क्योंकि वो बोर हो रखा है। पर जाओहाओ जो है उसे तो मज़ा आ रहा है। वो ये बोलता है कि ये जो टीचर का जो बॉडी है वो एंड उसके बाद स्टार्ट होता है प्रैक्टिकल का क्लास, जिसमें जाओहाओ जो है उसके ऊपर एक मेलन जैसा कुछ रखा हुआ होता है एंड उसे शूट करना है। तभी जाओ बहुत ज़्यादा डर के बोलता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ ब्रदर शिव, प्लीज़ थोड़ा सा मर्जी रखो। एंड फांग जो है उधर पे अपने गन से जाहो के सर पे जो मेलन है उसे शूट कर देता है। एंड ऐसे ही एक हफ्ता बीत चुका है यही सब करते करते। तभी फांग सोचता है कि एक हफ्ता बीत चुका है, आखिर मुझे टास्क कब मिलेंगे और मैं कब एनकाउंटर कर सकूंगा सुपर नेचुरल एंटिटीज़ को। मैं इन सब चीज़ों को कर करके बहुत ज़्यादा बोर हो रखा हूँ। ब्लैक रोज जो है उसे अभी तक रेस्पॉन्स दे देना चाहिए मुझे। एंड तभी ये सब जो चल रहा होता है एक डिंग का साउंड आता है फांग के फ़ोन से। यानी उसके बाद फांग जो है वो अपना फ़ोन निकाल के देख रहा होता है। जब वो फ़ोन निकाल के देख रहा होता है उधर पे हम देखते हैं कि पीछे में जाओहाओ है, वो मेलेंस को लेके ये बोल रहा होता है कि ये जो मेलेंस है वो ली फीफी के बोब्स के जितना तो बड़ा नहीं है। तभी फांग उस मैसेज को देख के स्माइल करने लगा होता है क्योंकि उसमें मैसेज आता है कि तुम्हारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड वो ये सोचता है कि मैंने जो टास्क दिया था वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि जिसको उसने मारने के लिए बोला था वो अब मारा जा चुका है। उसके बाद हमें दिखता है कि एक बिल्डिंग होती है बहुत सी बड़ी, मेजरली ये लाइट क्लब के मेंबर्स का ही बिल्डिंग होगा। एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठक बना के बैठे हुए हैं एंड सब के सब सैड हो रखे हैं। वो ये बोलते हैं कि लिनजियांग, ब्रॉन्ज कैंडल स्टैंड, कजिन एंड ये सब चीज़ें बोलने के बाद वहाँ पे एक शख्स होता है जो वाइन लेता है, पीता है और उस ग्लास को फोड़ देता है। वो गुस्से में ये बोलता है कि आखिर ये किसने किया, कि कोई ना कोई ऐसा है जो डायरेक्टली मुझे टारगेट कर रहा है और टारगेट कर रहा है लाइट क्लब को। तो सारे के सारे मिल के इन्वेस्टिगेट करो, थोरली इन्वेस्टिगेट करो। एंड ये सब बोलने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रखा होता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि ओ डियर। वहाँ पे एक लेडी आती है जो उस शख्स के गोद में जाके बैठ जाती है। वो बोलती है कि यंग मास्टर माँ, काम डाउन। एंड वो वाइन ऑफर करती है उसे। एंड तभी जब वो शख्स वाइन पी रहा होता है वो बोलता है कि आखिर ये कैसा स्मेल है। तभी वो लेडी बोलती है कि गेस करो। उसके बाद वो जो शख्स होता है वो ये बोलता है कि यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे टच किया उस माउथ से जिसने किसी और को चाट रखा है। एंड फिर वो उसे हटा देता है। तभी वो लेडी बोलती है इतना ज़्यादा घिन करने की भी कोई बात नहीं है, तुम मुझे डरा रहे हो। आफ्टर ऑल मैं बस खेल रही थी उन लोगों के साथ। बस तुम हो जो मेरा ट्रू हार्ट डिज़र्व करता है। डार्लिंग, ये जो टास्क है वो तुम मेरे पे छोड़ दो। मैं गारंटी करती हूँ कि तुम सेटिस्फाइड होगे एक हफ्ते में ही मेरे से इन सब चीज़ों को लेके। एंड फिर वो हंसने लगती है। एंड वो जो लेडी होती है उसके बाद हम देखते हैं कि बेक्यू जो है वो काइंड ऑफ कॉन्शियस हो चुका है, वो उठ चुका है। एंड वांग जो है और यान वो दोनों वीडियो कॉल पे उसके साथ बात कर रहे हैं। तभी बे बोलता है कि डॉक्टर ने बोला है कि बेसिकली मैंने रिकवर कर लिया है मेरी मोबिलिटी को, पर फिर भी मैं किसी भी कॉम्बैट फाइट वगैरह में इंगेज नहीं कर सकता हूँ। तभी वांग बोलता है कि दिन भी क्यों, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और ज़्यादा। हम लोग किसी और को भेज देंगे क्विंसिंग मेंटल हॉस्पिटल में सुपर डोमेन में सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। वेल, हम लोग सेंड करने वाले हैं यांग कुनपेंग्स की टीम को। तभी यांग जो है वो ये बोलता है कि यांग कुनपेंग एक वेटरन स्पिरिट मास्टर है और रिजॉल्व करने के लिए एक सी रैंक सुपर डोमेन को वो ज़्यादा एक प्रॉब्लम नहीं होगा। बट व्हाट अबाउट फांगशियो, वो पहले भी क्विंसिंग मेंटल हॉस्पिटल में जा चुका है, क्या वो उस उन लोगों के साथ नहीं जाने वाला है। तभी वांग बोलता है कि फांगशियो जो है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी वो एक न्यू स्पिरिट मास्टर है, मैं उसके लिए अरेंज कर दूंगा
कि वो हैंडल कर ले डी रैंक सुपर नेचुरल एंटिटीज़ के इंसिडेंट्स को पहले, एंड उसके बाद हम उसे असाइन करेंगे सी रैंक टास्क, जिसके वजह से वो एक्यूमुलेट कर पाएगा एक्सपीरियंस और इम्प्रूव करेगा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को। एंड ये सुनने के बाद यांग थोड़ा सा चुप रहता है। एंड यांग सोच रहा होता है। एंड यांग बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही ओवरली प्रोटेक्टिव हो रहे हो। आखिर क्या डिफरेंस है सी और डी रैंक डंजियंस में? तभी वांग थोड़ा सा गुस्सा होकर बोलता है कि इडियट, एक थर्ड लेवल स्पिरिट कंट्रोलर तुम्हारे जैसे के लिए सी और डी में कोई डिफरेंस नहीं है। ओरिजिनली अगर तुम और बेइशू लीड कर रहे हो एक टीम को, तो तुम जा सकते हो और इवन मोर डेंजरस सुपरनेचुरल डोमेन्स में जा सकते हो। पर तुम एक पोकर क्लब को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो और बेइक्यू फिर भी अभी भी इंजर्ड है। सो नेचुरली हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही है? तभी बेक्यू जो है वो ये बोलता है कि उसकी जो एबिलिटी है वो लक है। नो मैटर कोई भी मारा जाए, ये नहीं मारा जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये केयर नहीं करता है थोड़ा सा भी। एंड ये सुनने के बाद यांग जो है वो अपना चेहरा बनाता है, ऐसे जो बिजार लैंड चल रहा है। वो ये बोलता है कि रियल मैन को फेस करना चाहिए टफ चैलेंजेस को, बल्कि बेबीड नहीं होना चाहिए जैसे कि वो एक फूल है। तभी वांग जो है वो ये बोलता है कि गेट लॉस्ट और फांगशु को मेरे लिए बुला के लाओ। तभी यांग जो है वो बोलता है कि अगर तुम्हें किसी को बुलाना है तो जस्ट कॉल कर लो। आखिर तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम डिस्टर्ब कर रहे हो बेक्यू की रिकवरी को। जोन देखते हैं कि वांग और फांगशो बैठे हुए हैं। एंड वांग बोलता है कि फांगशो, मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है क्योंकि तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट मिशन है मेरे लिए। तभी फांग बोलता है कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगा जो अनरिलेटेड होगी सुपर नेचुरल एंटिटीज से। एंड तभी वांग बोलता है कि इस बार हम लोग सेंड कर रहे हैं तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए और रिजॉल्व करने के लिए सुपर नेचुरल एंटिटी इंसिडेंट को, जो कि है ब्लैक वाटर विलेज में। तभी फांग उसे लेता और बोलता है कि ब्लैक वाटर विलेज, मैंने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं है इस विलेज के बारे में। तभी वांग बोलता है कि ब्लैक वाटर विलेज जो है वो एक रिमोट माउंटेन विलेज है जो कि ग्रीन वैन सिटी के माउंटेनस एरिया में है। सिंस उस विलेज का जो रोड कंडीशन है वो ख़राब है, तो इस विलेज में रेयरली कोई विजिटर आता है और इस विलेज के बारे में उतना ज़्यादा नोन इसी वजह से नहीं है। उस विलेज में एक ब्लैक वाटर रिवर है जिसके वजह से ही इसका नाम ब्लैक वाटर विलेज पड़ा। कुछ रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे विलेजर्स जो थे वो उस ब्लैक वाटर रिवर में डूब के मर गए। सबसे पहले लोगों को लगा कि ये बस ऑर्डिनरी ड्राउनिंग्स इंसिडेंट्स है। विलेजर्स के अकॉर्डिंग में ये जो वाटर है वो सुपरनेचुरल एंटिटी से भरी पड़ी है जो इस रिवर में कंटेन करती है, स्पेसिफिकली जो लोगों को ग्रैब कर लेती है, यानी कि लोगों के पैरों को ग्रैब कर लेती है जब वो स्विम कर रहे होते हैं इस रिवर में। कुछ टाइम बाद इवन एक स्ट्रेंजर थिंग इस विलेज में हुई। एक जो विलेजर था जो ओरिजिनली ऐसे सो रहा था अपने घर में, पर जब वो उठा उसने अपने आप को पाया कि वो रिवर के पास में है। अगर वो उठा हुआ नहीं रहता तो वो कुछ टाइम के बाद ही उस रिवर में ऐसे ही डूब के मर जाता। ऐसे बहुत सारे सुपरनेचुरल एंटिटीज एंड लेजेंड्स हैं जो ब्लैक वाटर विलेज के अराउंड में सराउंड करते हैं। एंड कुछ इन्वेस्टिगेशंस और विजिट्स के बाद इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने डिटरमाइन किया है कि यहाँ पे एक सुपरनेचुरल एंटिटी एग्जिस्ट करती है और एंटिटी का जो इंसिडेंट्स वगैरह है वो इसी की वजह से होता है। एंड इस एंटिटी का जो कोड नेम है वो है वाटर स्पिरिट। उसके बाद हमें उस वाटर स्पिरिट का इन्फो दिया जाता है। ग्रीन वाइन सिटी सुपरनेचुरल इंसिडेंट रिकॉर्ड, कोड नेम वाटर स्पिरिट, लोकेशन ब्लैक वाटर रिवर, ब्लैक वाटर विलेज ग्रीन वाइन सिटी, रेटिंग सी लेवल, इनिशियल असेसमेंट। सो इनिशियल जो इसकी रेटिंग है वो एक सी लेवल है। तभी फॉन्ग कुछ सोच रहा होता है एंड वो ये सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। एंड ये जो पार्ट है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। It's not a game, it's a